स्टार्ट विद द डिस्कशन ऑफ लाइन्स एंड एंगल्स और ट्राइंगल्स वाला, उसको डिस्कस करते हैं सबसे पहले। ठीक है, तो इसमें 2-3 कंक्लूजन्स हम ड्रॉ करने वाले हैं। देखो, लेट्स स्टार्ट लाइन्स एंड एंगल्स एंड ट्रायंगल्स। तो क्या कंक्लूजन ड्रॉ करने वाले हैं? सबसे पहली चीज आपको क्या करनी है इस चैप्टर में, जो ये प्रूफ दैट चैप्टर होता है, इसमें क्या करना होता है, आपको सारे थियोरम्स आने चाहिए। सारे के सारे थियोरम्स आपको पता होने चाहिए कि ये थियोरम हमने पढ़ा है, ये थियोरम हमने पढ़ा है, ये स्टेटमेंट का ये मतलब होता है ना। थ्योरम का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ मुझे स्टेटमेंट याद हो, मुझे पता होना चाहिए कि ये स्टेटमेंट आता कैसे है, ये रिजल्ट कैसे आया है, और ये रिजल्ट अगर आया है तो इसका एप्लीकेशन क्या है। दूसरी चीज, आपको क्लासरूम के क्वेश्चन, जो हमने क्लासरूम में किए हुए क्वेश्चन है, वो आपको 2 से 3 बार सेल्फ प्रैक्टिस में करना है। पहली बार तो आप उसको देखोगे और सॉल्व करने की कोशिश करोगे, मे बी आपसे होगा सॉल्व और नहीं भी हो सकता है। इन दोज केसेस यू ऑलरेडी हैव सोल्यूशन विथ यू, तो आप सोल्यूशन को रेफर कर सकते हो और आपके पास सॉल्व है वो चीज। ठीक है, 2 से 3 बार का मतलब ये, पहली बार में आपने किया, आपसे नहीं हुआ, आपने सोल्यूशन देखा। इन चैप्टर्स में बच्चे जो सबसे बड़ी गलती करते हैं वो क्या करते हैं, रिवाइज करते हैं इसको। बेटा, इसको रिवाइज का मतलब क्या होता है, रीड करना नहीं होता है। रिवाइज का मतलब कभी भी रीड करना नहीं होता है मैथमेटिक्स के अंदर। रिवाइज करने का एक तरीका होता है मैथ्स में, वो ये होता है कि आपको जो क्लास में चीज पढ़ाई गई है, उन्हीं क्वेश्चंस को आपने एक बार रिवीजन के लिए वापस से सॉल्व किया विदाउट लुकिंग इनटू द नोटबुक। इसको रिवीजन बोलते हैं। बच्चे यूजुअली क्या करते हैं, पूरा का पूरा मैथ्स पढ़ के जाते हैं। बेटा, पढ़ के कभी भी मैथ्स हम लोग नहीं जाते हैं, और अगर पढ़ते हैं हम तो उससे मैथ्स कभी भी याद नहीं रहता है। मैथ्स एक एब्स्ट्रैक्ट सब्जेक्ट है, उसमें एक स्टेप के बाद दूसरा स्टेप क्लिक होगा, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्लिक होगा, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्लिक होगा। तो जैसे चीजें क्लिक होती जाएगी आप सॉल्व कर पाओगे। अगर आप रटने जाओगे तो अगर एक स्टेप आ गया, दूसरा स्टेप रटा हुआ याद ही नहीं है, तो तीसरा स्टेप कैसे आएगा। तो मैथमेटिक्स कभी भी हम रटते नहीं है। मैथ्स ऐसा सब्जेक्ट है जिसको समझा जाता है, एक स्टेप के बाद दूसरा स्टेप, दूसरे के बाद तीसरा, चौथा, ये सब एक दूसरे को सक्सीड करते हैं, आते जाते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट स्टेप्स। लेकिन कौन सी जगह पे कौन सा स्टेप लगेगा वो कब क्लिक होगा, जब वैसा क्वेश्चन आपने करा होगा। ठीक है ना। मान लो सिंपल से एग्जांपल है, मुझे रिमाइंडर थ्योरम लगाना है, मुझे फैक्टर थ्योरम लगाना है, मुझे एसएएस क्राइटेरिया लगाना है, मुझे एसएसएस क्राइटेरिया लगाना है। वो कब क्लिक करेगा, जब उसके बेसिस पे हमने क्वेश्चन किया होगा, जब हमें पता होगा कि किस कंडीशन में एसएसएस क्राइटेरिया हम लगा सकते हैं, कब एसएएस हम लगा सकते हैं, कब आरएचएस हम लगा सकते हैं, और किसके बेसिस पे कौन सा सीपीसीटी का रिजल्ट हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो स्पेशली जो भी ये प्रूव दैट वाले चैप्टर है, क्योंकि अभी जर्नी 50% है अपने पास प्रूव दैट की। अभी तो हमने आसान से चैप्टर करा है ट्राइंगल्स, उसके बाद सर्कल्स आएगा, क्वाड्रिलैटरल्स आएगा, एरियाज ऑफ पैरेललोग्राम एंड ट्राइंगल आएगा। तो इन सारे चैप्टर्स में सबसे पहली चीज, थ्योरम्स आपको सारे के सारे दिमाग में फिट होने चाहिए, कौन सी जगह कौन सा थ्योरम कैसे लगाना है और थ्योरम आया कैसे। दूसरी चीज, आपको क्लास के क्वेश्चंस को रिवाइज करना है 2 से 3 बार, मतलब 2 से 3 बार खुद से सॉल्व करना है, उनमें गलती नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि क्लास में जो मैं आपको क्वेश्चन करवाता हूँ वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, उन्हीं में से देखा दिखाया क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में आने के चांसेस है। ठीक है ना। तो अगर आपको समझ नहीं भी आता है तो भी आपको चीजें याद है, आपको पता है कैसे मैंने सॉल्व किया है। और एक चीज ध्यान रखना, हम रिवाइज करते हैं, मतलब अगर हम पढ़ के सिर्फ जाते हैं तो एग्जामिनेशन में जब हम लिखते हैं तो एक स्टेप के बाद हमें क्लिक ही नहीं करता क्या होगा। वैसे ही अगर आपने ये चीज घर पे एक बार करके देखेंगे, आप मान लो आप एक बार पढ़ लेना, ठीक है, और 2 दिन बाद उसको फिर सॉल्व करने की कोशिश करना, खुद से देखना, आप कहीं ना कहीं अटक जाओगे। तो ये जो अटकने का जो प्रोसेस है, ये पहले घर पे हो जाए तो ज्यादा बेटर है ना, एग्जाम में अटक गए तो फिर कैसे करेंगे। ओके। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपको हमेशा फिगर ड्रॉ करना है, भले फिगर क्वेश्चन में दिया हुआ है या नहीं दिया हुआ है, आपको फिगर बनाना ही है। क्यों? आपने कौन सा ट्राइंगल कंसीडर किया, ट्राइंगल का कौन सा एंगल कंसीडर किया, ये सारा आपको लिखना है। आपका फिगर खुद का होना चाहिए, और वो फिगर में आपके जो आपने नेमिंग करी है उस बेसिस पे आपने क्या क्या चीजें ली है वो होनी चाहिए। एग्जामिनर आपका फिगर सबसे पहले चेक करता है, वो फिगर देख के उसको पता चल जाता है कि इसको आता है कि नहीं आता है। बिना फिगर के अगर आपने क्वेश्चन सॉल्व करा है तो आपको बिल्कुल मार्क्स नहीं मिलेगा। इस बार तो मैंने मार्क्स दे दिया है, लेकिन अगर आपने एग्जामिनेशन में क्वेश्चन अगर प्रूव दैट का है और फिगर ड्रॉ नहीं किया है तो आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। दूसरी चीज, क्वेश्चन में गिवन आपको लिखना होता है हमेशा, फिगर बना दिया उसके बगल में आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है वो लिखना कंपलसरी है। पांचवी चीज, टू प्रूव लिखना कंपलसरी है कि मुझे एक्चुअली प्रूव क्या करना है, मैं क्या प्रूव करना चाहता हूँ क्वेश्चन में। सिक्स्थ पॉइंट,
गिवन पता है, टू प्रूव पता है, अगर क्वेश्चन में आप खुद के हिसाब से कुछ कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो वो कंस्ट्रक्शन लिखने की जरूरत है. सो यू हैव टू राइट व्हाट यू आर कंस्ट्रक्टिंग. 7th पॉइंट, अगर आपने क्वेश्चन का जो प्रूफ स्टार्ट किया है, लेट्स से आपने प्रूफ शुरू किया सॉल्व करना, तो प्रूफ के अंदर अगर आप कहीं पे भी कोई भी थियरम यूज करते हैं तो वो लिखना जरूरी है. सो यू हैव टू मेंशन व्हाई यू आर सेइंग दिस इज गोना हैपन. बहुत बच्चों ने एसएसएस लिख दिया, एसएएस लिख दिया, लेकिन साइड्स 3 लिखी ही नहीं. कौन सी साइड्स के बारे में हम बात कर रहे हैं? तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जब आप प्रूफ लिखते हो तो ट्राइंगल्स के बारे में मेंशन करना है. ट्राइंगल्स मेंशन करने के बाद उनके अंदर कौन सी क्राइटेरिया हमने लगाई है वो लिखना है. बच्चों ने बहुत सारी जगह पे लिख दिया गिवन, जबकि वो चीज क्वेश्चन में गिवन थी ही नहीं. आपने कहाँ से गिवन लिख दिया? तो क्राइटेरिया किस बेसिस पे हम डिसाइड कर रहे हैं वो रीजन सारा लिखना पड़ता है कि साइड लिया मैंने, ये साइड लिया, ये एंगल लिया. ओके, फिर हमें चेक करना पड़ता है कॉरेस्पॉन्डेंस. ये सारी चीजें लिख लो आप. कॉरेस्पॉन्डेंस चेक करना मस्ट है. कॉरेस्पॉन्डेंस चेक करने के बाद ही हम कॉन्ग्रुएंस के बारे में बात करते हैं, और कॉन्ग्रुएंस के बारे में बात करने के बाद ही हम सीपीसीटी रिजल्ट्स के बारे में बात करते हैं. इज इट क्लियर? आई थिंक ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियर है, क्या क्या चीजें आपको करनी पड़ेगी, तब जाके आप इस सब्जेक्ट में काफी स्ट्रांग हो जाएंगे. प्रूव दैट वाले सेक्शन में ध्यान रखना, में 50% पोर्शन प्रूव दैट का है. इज इट क्लियर? सबको समझ आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? ये सब चीजें स्टेप बाय स्टेप होनी चाहिए आपके आंसर के अंदर, तभी वो एक परफेक्ट आंसर कहलाता है. वरना कहीं पे भी आपने अगर मिस्टेक कर दिया, मान लो आपने फिगर ड्रॉ नहीं किया, हाफ मार्क कट जाएगा. गिवन टू प्रूव नहीं लिखा, ये स्कूल की बात कर रहा हूँ मैं, तो 0 मार्क्स दूंगा. फिगर अगर आपने नहीं बनाया मतलब आपने खुद से सॉल्व नहीं किया है. ये मेरा अंडरस्टैंडिंग है. आपने अगर सॉल्व किया है तो आपका खुद का फिगर होगा. खुद के फिगर में आपने खुद से कुछ अजम्पशन किया होगा, खुद कंस्ट्रक्शन किया होगा, खुद एंगल्स को 1 2 मार्क किया होगा, एक्स वाई मार्क किया होगा. तो ये आपने सॉल्व किया होगा तभी आपका आंसर आया है, वरना आपने तो कहीं से कॉपी करके लिख दिया है. ठीक है, तो फिगर होना चाहिए, फिगर के बाद गिवन टू प्रूव होना चाहिए, कंस्ट्रक्शन जो आपने करा वो होना चाहिए. वो प्रूफ के अंडर में भी आ सकता है. फिर प्रूफ जब आप शुरू करते हैं तो ट्राइंगल्स मेंशन करना नेसेसरी है, किस ट्राइंगल्स के कॉन्ग्रुएंस की मैं बात कर रहा हूँ. उसके बाद उसके रिजल्ट्स को लिखना जरूरी है, क्या क्या रिजल्ट्स हैं. ये अपोजिट एंगल के सामने वाली साइड इक्वल होती है, इक्वल एंगल के सामने वाली साइड, या फिर आपने अगर एंगल्स को कंसिडर किया 2 -1 3 -4 वो लिखना जरूरी है. गिवन है क्वेश्चन में तो गिवन लिखना जरूरी है, कॉमन है तो कॉमन लिखना जरूरी है. फिर क्राइटेरिया की मदद से अब फिर आपको लिखना है साइड एंगल साइड है, आरएचएस है, एसएसएस है, क्या क्राइटेरिया है. फिर आपको चेक करना है कॉरेस्पॉन्डेंस, और फिर आपको कॉन्ग्रुएंस लिखना है, और फिर सीपीसीटी रिजल्ट आपको लिखना है. एक लास्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो इन सबको कवर करता है, सारी चीजों को कवर करता है, वो पॉइंट है वीडियोस आपको बिल्कुल 100% देख के जाना है. कौन सी क्लास में हमने जो जो कॉन्ग्रुएंस प्रूव करे थे, क्वेश्चंस करे थे, एक बार वीडियो आप देख ले. अगर आपने क्लास नोट्स में अच्छे से नहीं लिखा है, बहुत सारी जगह आपने सिर्फ x लिख दिया होगा, फिर वो 90 - x लिखा होगा, ऐसे करके आपने लिख दिया होगा. तो जब आप उस नोट्स को रिवाइज करेंगे, जब सोल्यूशन देखेंगे, तब आपको शायद समझ में ना आए. तो फॉर श्योर उसके लिए आप वीडियोस देखो, अच्छे से कॉन्सेप्ट को 10 बार देखो, 20 बार देखो, लेकिन कॉन्सेप्ट दिमाग में उतार दो. ऐसा क्वेश्चन आएगा तो मैं इसको इस अप्रोच से ही फॉलो करूंगा, इसी तरीके से सॉल्व करूंगा. रट जाने चाहिए क्वेश्चंस आपको. ठीक है, तो वीडियोस को देखना है, अच्छे से रिवाइज करना है. मैंने बहुत सारे बच्चों को कमेंट लिखा है रिवाइज का, क्योंकि आपने क्लास में पूछे गए क्वेश्चन ही सॉल्व नहीं कर पाए. आप जो क्लास में हमने क्वेश्चन किए थे उन्हीं में से क्वेश्चन आए थे, और वो भी आपसे सॉल्व नहीं हुए हैं. इसका मतलब है आपको आता नहीं है, आपने पढ़ाई नहीं किया है. तो एक बार वीडियोस वापस से जाके देखने की जरूरत है. ठीक है, चलिए ये पॉइंट्स को नोट डाउन कर लो. सबसे इंपॉर्टेंट 8th वाला पॉइंट है, वापस से रिवाइज करना है, जाके एक एक वीडियो देखना है, क्वेश्चन को वापस से समझना है. क्योंकि आपने तो एग्जाम के लिए तैयारी की थी अपनी नोटबुक में से, और आपके मार्क्स नहीं आए हैं. मतलब नोटबुक से मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ, नोटबुक से मैं समझ नहीं पा रहा हूँ मैंने क्या लिखा है. ठीक है ना, तो आपको वीडियोस जाके देखना है और एक एक क्वेश्चन को वापस से समझना है. ठीक है, चलिए मैं इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि बेटा 50% सिलेबस प्रूव दैट वाला है. तो अगर आपने थोड़ा सा भी ध्यान नहीं दिया तो वो सारे क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं होंगे. ठीक है ना, तो बिल्कुल ध्यान से उसको करें आप. चलो, नाउ लेट्स स्टार्ट विद लाइंस एंड एंगल्स एंड ट्रायंगल्स. एक एक क्वेश्चन में सॉल्व कर रहा हूँ. क्वेश्चन नंबर 1 में आपके पास मेंशन थी ऐसे दो फिगर्स. ठीक है ना, एक फिगर दिया हुआ है जिसमें पॉइंट मार्क किया था POQ. कहीं पे भी किसी को अगर नहीं समझ आया तो प्लीज लेट मी नो. ठीक है ना, और मेरे साथ सोल्यूशन लिख लो आप. ये M है, ये N है.
अब आपको बोला गया था कि ये वाला एंगल मान लेते हैं x है, ये वाला y है, तो उसने बोला था x प्लस वाई 90 के बराबर है, तो आप बता दो ये z वाला एंगल कितना होगा। अब मुझे दिख रहा है x प्लस वाई प्लस जेड 180 के बराबर है, तो मैं बोल सकता हूँ मेरा z भी 90 के बराबर हो जाएगा। क्यों? x प्लस वाई 90 है, उधर चला जाएगा तो 180 माइनस 90 हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन दिया है, टू सप्लीमेंट्री एंगल्स आर इन द रेशियो 2:3, तो एक एंगल 2x है तो दूसरा 3x है। अब बोला क्या सप्लीमेंट्री है ये, तो 2x प्लस 3x आपका 180 डिग्रीज हो जाएगा, 5x आपका 180 डिग्रीज हो जाएगा, x आपका 36 डिग्रीज हो जाएगा। तो एक एंगल 72 डिग्रीज होगा, एक एंगल 108 डिग्रीज होगा आपके पास। थर्ड, ABC is an isosceles triangle with AB equals to AC। देखो इस क्वेश्चन में फिगर दिया हुआ ही नहीं है, तो फिगर बनाना नेसेसरी है। लेट्स मेक द फिगर फर्स्ट। सर ABC दिया है, यस आर्यन। सर जैसे टोटल क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें 8 से ज्यादा क्राइटेरिया यूज होते हैं, तो उसमें कौन सा मेंशन करने था? एक से ज्यादा क्राइटेरिया होता है, आप कोई भी एक से जिससे प्रूव कर रहे हो उससे करो ना आप। नहीं सर, जैसे कभी ट्रिपल एस से भी हो सकता है और कभी एस एस से भी हो सकता है। बेटा जो ट्रिपल एस से होगा वो SAS से भी होगा, वो RHS से भी होगा, ठीक है। ऐसे सारे क्राइटेरिया से हो सकता है। मान लो एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है ना, तो हाँ उसमें एक सर। 90 डिग्री ले लिया, एक x ले लिया, एक y ले लिया और वहां पे प्रूव कर दिया, तो वो तो ASA से भी हो जाएगा। तो आपको तो कोई एक क्राइटेरिया अपनी पसंद का लेना है जिससे क्वेश्चन आपने सॉल्व करा है। सारे क्राइटेरिया कॉन्ग्रुएंस के वैलिड इसलिए क्योंकि इन सब में से कोई से भी कॉन्ग्रुएंस प्रूव हो सकता है, ठीक है। किसी से भी कॉन्ग्रुएंस अपन प्रूव कर सकते हैं। तो आपको जो यस सर। एग्जैक्ट लगता है कि हाँ ये क्वेश्चन को इस क्राइटेरिया से मैं प्रूव कर सकता हूँ, क्राइटेरिया लिखनी है। 10 क्राइटेरिया लिख के हम क्या करेंगे? यस सर। क्वेश्चन में जिस क्राइटेरिया से आपका प्रूव हो जाता है वो क्राइटेरिया यूज करिए आपने, वो लिख देना है कि भाई मैंने ये क्राइटेरिया से प्रूव किया है और ये क्राइटेरिया मैंने लिखी है। ऐसा नहीं होना चाहिए आपने क्राइटेरिया कुछ और लिए है, प्रूव किसी और तरीके से किया है और CPCT रिजल्ट तो कुछ और ही निकाला है। ओके, ऐसा नहीं होना चाहिए। ओके, चलो मैं बताता जाता हूँ क्या क्या मिस्टेक हुआ है पेपर में, किसने क्या क्या मिस्टेक किया, मुझे सारा याद है, ठीक है ना। तो मैं आपको बताता जाऊंगा, इनमें से ही आपने किसी ने एक एक मिस्टेक की है तो वो ध्यान रखना आप सिर्फ, ठीक है। चलो तो हम यहाँ पे थे, क्वेश्चन के अंदर आपको दिया हुआ है AB इज इक्वल टू AC दिया है, अगर एक D पॉइंट ट्राइंगल के अंदर है। अब बहुत सारे बच्चों ने D पॉइंट को इधर ले लिया है, बेटा क्वेश्चन में यहाँ पे नहीं लेना है आपको। क्वेश्चन में बोला इट इज इनसाइड द ट्राइंगल, ठीक है ना, ट्राइंगल के अंदर बोला गया, ट्राइंगल के ऊपर नहीं बोला उसने। तो आपने क्या कर दिया, इनसाइड एक ट्राइंगल में एक पॉइंट D ले लिया, सो लेट्स टेक दैट पॉइंट एज D। फिर मैंने क्या कर दिया, इसने बोला है आपको DBC जो एंगल है, तो बनाना पड़ेगा ना, D को ज्वाइन करना पड़ेगा। ज्वाइन कर लिया हमने DBC को DCB के साथ, तो मैं बोल सकता हूँ कि ये वाले साइड्स बराबर हो जाएंगे आपस में। क्यों? ये एंगल्स बराबर है। तो यहाँ पे सब लिखना है आपको, ठीक है। क्वेश्चन में क्या क्या दिया है, तो अगर मैं गिवन की बात करता हूँ तो गिवन में लिखा है ट्राइंगल ABC इज गिवन टू यू in which AB equal to AC is given to you and D is a point in triangle ABC such that angle DBC is equal to angle DCB। अब मुझे टू प्रूव क्या करना है, मुझे प्रूव करना है कि AD बाइसेक्स एंगल BAC। देखते जाओ, एक क्वेश्चन में लिख रहा हूँ आपके लिए, इसी तरीके से सारे क्वेश्चन आपको करने हैं। प्रूफ की बात करते हैं, तो प्रूफ में क्या हम बोल सकते हैं, इन ट्राइंगल ABC AB is equal to AC, therefore opposite to that angle would be angle of ACB equal to angle of ABC। angle opposite to equal sides are equal लिखना है सारा का सारा, angle opposite to equal sides are equal। नेक्स्ट, और क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, दिया हुआ है DBC इन ट्राइंगल DBC angle DBC is equal to angle DCB, therefore I can say that, ठीक है ना, BD equal to CD, ये मैं बोल सकता हूँ। व्हाट इज द रीजन, वापस से पूरा रीजन यहाँ लिख देना, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। नेक्स्ट, ये चीज आपने लिख दिया। अब आप क्या बोल सकते हो, ये एंगल X है, ये एंगल X है, पूरा वाला एंगल Y के बराबर था, ठीक है ना। अब मुझे क्या करना है, मैं बोल सकता हूँ, देखो एंगल ABD जो होगा, ठीक है ना। अच्छा, इसको मैं ज्वाइन करता हूँ, ठीक है ना, तो यहाँ पे लिख दो आप, प्रूफ में ही लिखो ज्वाइन AD, या नीचे कहाँ पे यहाँ पे लिखना तो लिख दो आप, ज्वाइन AD इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ACD, ठीक है ना। ट्रायंगल ABD और ACD की हम बात कर रहे हैं। इसमें हम क्या बोल सकते हैं, एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल ऑफ ABC माइनस एंगल ऑफ DBC।
Similarly, angle of ACD is equal to angle of ACB minus angle of DCB. Now from 1 and 2, अब 1 और 2 जब आप यूज कर रहे हो तो 1 और 2 किसको यूज कर रहे हो वो लिख दो, ये 1 है आपका और ये 2 है आपका. From 1 and 2 I can say angle ABD is equal to angle of ACD. Therefore, ठीक है ना, अब इन ट्राइंगल तो ऑलरेडी हम लिख चुके हैं ऊपर जिस ट्राइंगल्स की हम बात कर रहे हैं, ठीक है ना. तो अब नंबर देना शुरू कर दो. AB इक्वल टू AC, इसको थर्ड रिजल्ट मान लो. AB इज इक्वल टू AC. और क्या दिया हुआ है आपको, दिया हुआ है BD इक्वल टू CD जो आपने यूज करा है. इसको आप चाहो तो 4 नंबर दे दो. ऑल्सो BD इज इक्वल टू CD फ्रॉम 4. AB इक्वल टू AC, इसको आप चाहो तो नंबर 5 दे दो या गिवन लिख दो क्वेश्चन के अंदर, दिस इज गिवन, और यू कैन से फ्रॉम 5. ठीक है ना, सारा रिलेशन मेंटेन होना चाहिए. अब बहुत बच्चे क्या करते हैं, मैं एक चीज़ आपको और बताऊं, उन्होंने क्या किया है, उन्होंने SSS से प्रूव किया है. तो वो भी कर सकते हो आप. कैसे कर सकते हो, AD को एक कॉमन साइड ले सकते हो, लेकिन कोई भी एक क्राइटेरिया से प्रूव करो. हमें कोई नेसेसरी नहीं है कि 10 अलग अलग क्राइटेरिया से बता के ये दिखाएं उसको कि हमको ज़्यादा आता है. वो पर्पज ही नहीं है. क्वेश्चन 2 मार्क का है, कोई भी एक क्राइटेरिया से बता दो आप. लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, बच्चों ने क्या किया है, उन्होंने ट्राइंगल कंसिडर किया है ABD और ACD, लेकिन एंगल जो ले लिया है वो ABC ले लिया है. आपको जो एंगल लेना है वो इस ट्राइंगल का ही एंगल होना चाहिए. ठीक है, तो बाय, अब लिखो भाई, ये वाला जो मेरा है ये साइड है, ये भी साइड है और ये एंगल है. ठीक है ना, सो बाय SAS ट्राइंगल ABD. अब देखो कॉन्ग्रुएंस जब आप देखते हो तो कॉरेस्पॉन्डेंस हमेशा चेक होता है. तो जब लिखो तो उससे पहले आप खुद ही चेक कर लो. तो ABD और ACD कॉरेस्पॉन्डेंस में बिल्कुल सही लिखे हुए हैं. Triangle ABD is congruent to triangle ACD. Therefore, I can say that angle of BAD is equal to angle of CAD. ठीक है, CPCT. Therefore, AD bisects angle A, bisects angle BAC. ऐसा आप पूरा लिख सकते हो. ओके, तो ये प्रूफ समझ आ गया सबको किस तरीके से लिखना है एग्जाम में. ठीक है, यस और नो. ठीक है ना, जितने यस सर. किया सारा ये देख लो. अब नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन बता रहा हूँ. अब मैं हर क्वेश्चन इतना डिटेल तरीके से लिखने वाला नहीं हूँ. कॉन्सेप्ट मैं बता दूंगा, लिखने का तरीका अब आपको आता है. अब फोर्थ क्वेश्चन देखो. फोर्थ क्वेश्चन में क्या दिया होता है, सबसे गलत ज्यादा बच्चों ने फोर्थ क्वेश्चन करा है. आपको ये चीज पता चलनी चाहिए. मैंने बार बार उस टाइम भी यही बताया था, बेटा आप जो ट्राइंगल लेते हो उसका एंगल एटलीस्ट देखो आप. तो ACD जब आपने लिया है और BCD जब आपने लिया है, तो बच्चों ने क्या किया, लेट्स टेक ट्राइंगल ABD, ACD एंड BCD, ACD एंड ट्राइंगल BCD. ठीक है, सर ADC आएगा. अभी मैं कॉरेस्पॉन्डेंट नहीं लिख रहा हूँ बेटा, सिर्फ मैं ट्राइंगल लिख रहा हूँ. ठीक है, ट्राइंगल ACD एंड ट्राइंगल BCD. ओके, हमने 2 ट्राइंगल ले लिए. ओके, अब बच्चों ने क्या किया उस केसेस में, ये एंगल आपको ऑलरेडी गिवन था इसके बराबर, तो आपने इसको x मान लिया, इसको भी x मान लिया. ये वाला एंगल आपने y ले लिया, ये वाला एंगल आपने y ले लिया. ठीक है, अब आपने क्या किया है, बहुत ध्यान से देखना, बच्चों ने क्या किया है. फर्स्ट कंडीशन उन्होंने प्रूफ बोला है कि क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि मेरा एंगल ADC बराबर है, तो उन्होंने लिख दिया एंगल ADC इज इक्वल टू एंगल ऑफ BCD. पहली क्राइटेरिया लिखी. दूसरी क्राइटेरिया बच्चों ने लिख दी है एंगल ऑफ BCD हो गया, और फिर दूसरा लिखा एंगल ऑफ ACB इज इक्वल टू एंगल ऑफ BDA, और थर्ड लिख दिया CDCD कॉमन. अब मुझे एक चीज बताओ, आपने जो एंगल लिखा है ACB और BDA, ये ACB कौन से ट्राइंगल का एंगल है, कोई भी ट्राइंगल का एंगल नहीं है. इज इट क्लियर. फिर बहुत बच्चों ने क्या किया, डायरेक्टली एक रिजल्ट ये भी लिखा है, ये मैं बताता हूँ, दिस इज रॉन्ग. बहुत बच्चों ने ये लिखा है एंगल ACD इज इक्वल टू एंगल ऑफ BDC. अब आपने ये कैसे लिख दिया, डायरेक्टली आपने लिख दिया, ये हाउ, क्वेश्चन मार्क तो यही है कि आपने ये कैसे बता दिया. ठीक है ना, तो आपको क्या करना है, बहुत ध्यान से देखना. आपको लिखना है ये एंगल कैसे प्रूव होगा. ACD जो एंगल है वो एंगल X प्लस एंगल Y है, और एंगल BDC जो है वो भी एंगल X प्लस एंगल ऑफ Y है. तो आपको बताना पड़ेगा कि एंगल ACB अगर एंगल BDA के बराबर है, और क्या चीज दी है, ये गिवन है आपको क्वेश्चन में. दूसरा आपको चीज दिया हुआ है कि एंगल ऑफ
BCD इज इक्वल टू एंगल ऑफ ADC, ये भी गिवन है क्वेश्चन में। इन दोनों को जब मैं ऐड करता हूँ ACB प्लस BCD, ये हो जाता है एंगल ऑफ ACD। और BDA और ADC जब मैं ऐड करता हूँ तो ये एंगल BDC हो जाता है। तो ये 1 और 2 को ऐड करने से, एडिंग 1 एंड 2, ये मुझे मिला है। अब इस रिजल्ट को मैं यूज कर सकता हूँ, ठीक है। और तीसरा रिजल्ट CDCD कॉमन है। देन आई कैन से दैट बाय एंगल साइड एंगल, कौन से एंगल्स हमने कंसिडर किए हैं ट्राइंगल के, ध्यान से देखना। एक ये वाला एंगल y प्लस एक्स कंसिडर हुआ, ये कॉमन साइड, और ये एंगल x कंसिडर हुआ, तब जाके ये वाला जो ट्राइंगल था मेरा, ये कॉन्ग्रुएंट हो गया। इज इट क्लियर? अब ASA से मैंने कॉन्ग्रुएंस प्रूव कर दिया है, एक चीज मेरी कंप्लीट हुई है। अब बच्चों ने क्या किया, डायरेक्टली इसी को कॉन्ग्रुएंस लिख दिया। बेटा ये कॉन्ग्रुएंस नहीं लिखा है, ये मैंने अभी तो सिर्फ ट्राइंगल्स कंसिडर किया कि मैं दो ट्राइंगल के बारे में सोच रहा हूँ, और वो दो ट्राइंगल की मैंने चीजें लिखी है। अब इसके बाद हमें पता चलता है कि कौन सा चीज किसको करस्पॉन्ड कर रहा है। तो कैसे हमने देखा D जो है वो C को करस्पॉन्ड कर रहा है, तो यहाँ लिखना है D करस्पॉन्ड्स टू C। फिर मैंने बोला अगर यहाँ CD के बराबर है, D C को करस्पॉन्ड कर रहा है, तो C D को करस्पॉन्ड करेगा ही करेगा। सिमिलरली जो छूटी हुई चीज है A, तो वो B को करस्पॉन्ड करेगा ही करेगा। तो ट्राइंगल ACD जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा BDC के। अब ठीक है आर्यन? हाँ सर। ठीक है ना। तो जब कॉन्ग्रुएंस लिखते हैं तब बिल्कुल सही लिखना है। ऊपर ट्राइंगल तो आप अपनी मर्जी से जो चाहो वो कंसिडर कर सकते हो, ठीक है। तो अब यहाँ से आप फिर CPCT रिजल्ट से लिख सकते हो, जो आपको प्रूव करना है कि मेरा जो AD होगा वो BC के बराबर होगा। आई थिंक ये चीज सबको क्लियर है। बच्चों ने क्या किया, जो डेटा क्वेश्चन में दिया है वही डेटा एज इट इज लिख दिया और बीच की साइड CD डाल दी। अरे बेटा देखो तो सही है, डेटा से ट्राइंगल बन भी रहा है कि नहीं बन रहा है। सबको पता चला क्या मिस्टेक किया उन्होंने? यस, चल सकते हैं आगे। हाँ सर। AAS क्राइटेरिया से हो सकता है। AAS क्राइटेरिया से प्रूव करना है। AAS क्राइटेरिया से कैसे प्रूव करेंगे? कैसे प्रूव करोगे बेटा? AAS से कैसे प्रूव करोगे आप? एंगल ACB इज इक्वल टू एंगल BDA। BDA, लेकिन ये ट्राइंगल कहाँ है? ACB किस ट्राइंगल के बारे में एंगल की बात हो रही है? आपको मैं यही तो बार बार एम्फोसाइज करके यही तो समझा रहा हूँ बेटा, ACB जो है ये किसी ट्राइंगल में आ ही नहीं रहा है। तो क्वेश्चन में सिर्फ उसने एंगल दिया है जिसको यूज करके हम ट्राइंगल का एंगल बनाने वाले हैं। तो ACB किस ट्राइंगल का एंगल है? कोई ट्राइंगल में तो ACB एंगल ही नहीं है। देख रहे हो, ये ACB तो ओपन है बेटा, ये किसका एंगल थोड़ी ना ट्राइंगल का, ठीक है बेटा। आपको सब बच्चों को एक ही चीज ध्यान रखनी है, जब आप फिगर बनाते हो तो आपको देखना है क्या ये ट्राइंगल के एंगल की ही बात हो रही है। जो मैं एंगल ले रहा हूँ क्या ये एक ट्राइंगल का एंगल है? नहीं, ये तो एक रैंडम कोई भी एंगल दिया हुआ है, ठीक है। आई थिंक सो इट इज वेरी मच क्लियर। हाँ, समझ आ रहा है सबको? यस, चलिए लेट्स मूव ऑन। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। किसी को भी कोई डाउट है तो फील फ्री टू आस्क बेटा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 5 में आ जाओ। अब 5 क्वेश्चन को आई डोंट थिंक डिस्कस करने की कोई जरूरत है, सभी बच्चों का सही हो गया। 5th क्वेश्चन, ऐसा कुछ फिगर बना हुआ था आपके पास, ठीक है। अब आपको दिया हुआ था AB पैरेलल टू CD दिया हुआ था, ठीक है। ये आपका AB है और ये आपका CD है। तो AB पैरेलल टू CD दिया था, तो अगर ये 30 डिग्रीज हो गया आपका, तो आप क्या क्या बोल सकते हो? आपको F30 डिग्री दिया है, आपको ECD निकालना है। अब मैं ECD बता दूं आपको, ये वाला एंगल है, ये वाला ECD है। तो भाई ये 90 है, ये 60 है, ये 60 हो जाएगा, ये 90 है, ये 30 हो जाएगा, और ये वाला कितना हो जाएगा? 90। तो टोटल जो ये एंगल बन जाएगा वो 90 + 30 120 बन जाएगा। ये सभी बच्चों का सही हो गया, ठीक है ना। और जिस तरीके से आपने लिखा है वो तरीका भी बिल्कुल ठीक है, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने सब बच्चों को इसमें मार्क्स दिया है। 6th क्वेश्चन में आ जाते हैं। 6th क्वेश्चन भी बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। ऐसे 3 पैरेलल लाइंस दी थी, ठीक है, और ये ऐसे ड्रॉ किया हुआ है, ओके। आपको दिया हुआ है ये वाला एंगल ढूंढना है, और आपको ये वाला एंगल दिया हुआ है, ये वाला एंगल दिया हुआ है 60। तो ये आपने बोल दिया था 120। सिमिलरली ये 120 और ये बचा हुआ एंगल 30 हो जाएगा। तो 6th वाला भी सारे बच्चों का सही हो गया है। अब हम 7th क्वेश्चन देख लेते हैं, जो बच्चों का गलत हो गया 7th वाला क्वेश्चन।
7th वाले क्वेश्चन में भी देखो आप बच्चों ने क्या किया, डायरेक्टली रैंडम डेटा ले लिया, जो डेटा क्वेश्चन में दिया है उसी डेटा को ले लिया और उसी डेटा में लिखा है कि दिस इज गिवन। अरे दिया हुआ ही नहीं है क्वेश्चन में, तो अगर आपको याद नहीं रहता है क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है तो आप एटलीस्ट पेपर में गिवन टू प्रूव लिख दो, आपके लिए ही बेहतर है। देखो मैं बताता हूँ बच्चों ने क्या क्या इसमें मिस्टेक करी है। यहाँ पे पॉइंट डी दिया है, यहाँ पे पॉइंट ई दिया है, क्वेश्चन में ये इक्वल टू दिस दिया हुआ है, दिस इक्वल टू दिस दिया हुआ है, सिर्फ इतना ही क्वेश्चन में डेटा दिया है। क्वेश्चन में दिया है ए डी इज इक्वल्स टू ए ई और बी डी इज इक्वल टू ई सी। आपको प्रूव करना है ए बी ए सी के बराबर है, तो बच्चों ने लिख दिया खुद से कि ए डी बी जो होगा वो ए ई सी के बराबर होगा। ये खुद से लिख दिया आपने, खुद से। अरे भाई ऐसा दिया ही नहीं है, खुद से कैसे लिख दिया आपने? इज इट क्लियर? समझ आ रहा है? ये खुद से लिखा आपने, कैसे लिख दिया, ऐसे कैसे लिख दिया आपने? ठीक है, तो इसको लिखने का तरीका मैं बताता हूँ। यस यस दीप। सर जब ले सकते इक्वल होता है तब ऐसे ही साइन बनाते हैं ना, अगर दो एंगल्स इक्वल होते हैं तो। हाँ सर। नहीं लेकिन क्वेश्चन में इसी लिखा हुआ ऐसा होना किया चाहिए मैंने। ना। नहीं नहीं नहीं, पर सर क्वेश्चन में जब तक डेटा में लिखा नहीं है तब तक हम कंसिडर नहीं कर सकते। ठीक है, जब तक ओके क्वेश्चन सर। में चीजें लिखी नहीं है कि ये एंगल इसके बराबर है तब तक हम नहीं कंसिडर कर सकते। ठीक है। पर सर ऐसा हो सकता है ना एडी एई के बराबर है तो सर जो अंदर के दोनों एंगल होंगे मतलब वो मैं एडी बता ई रहा हूँ और क्या क्या बोल एडी। सकते हैं, वो रुको तुम अभी, वो मैं नहीं बता रहा हूँ, पहले मैं सर बता रहा हूँ क्या गलत होता है। और बच्चों ने क्या क्या किया है, बी डी इसी के बराबर है, तो उन्होंने बोल दिया सर ये वाले एंगल्स भी आपस में बराबर हो जाएंगे। तो बेटा ये कहाँ से बोल सकते हैं हम? अपोजिट साइड्स के सामने वाले एंगल इक्वल होते हैं अगर अपोजिट साइड्स इक्वल होती है एक ट्राइंगल की। ये खुद में एक अलग ट्राइंगल है ना, इसका कोई रिलेशन ही नहीं है उस ट्राइंगल के साथ। आप ये चीज समझ नहीं रहे हो, कॉन्सेप्ट क्या क्या गलत गलत आपके पास है मैं वो बता रहा हूँ। ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल दीज आर इंडिपेंडेंट ट्राइंगल्स, सो इट इज नॉट एट ऑल नेसेसरी कि जो एंगल होगा वो बराबर ही होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। ये साइड इस साइड के बराबर है तो हमें ऐसे तो 3 सेंटीमीटर की तो दुनिया में इनफाइनाइट साइड्स बन सकती है, तो क्या 3 सेंटीमीटर के सामने हमेशा 30 डिग्री ही होगा क्या? ऐसे थोड़ी होता है। ठीक है ना, तो ये चीज का बहुत ध्यान रखना है आपको। क्वेश्चन में देखो कौन से साइड के बारे में बात किया हुआ है, सिर्फ हमें डायरेक्टली, इसीलिए मैंने सबसे पहला पॉइंट आपको लिखवाया है अगर आपको याद है। सबसे पहला पॉइंट जो हमने आज लिखा वो यही है कि थियरम आपको पता होना चाहिए कि थियरम यूज कैसे करते हैं। आपको अगर एक थियरम सिखा दिया गया तो आपको पता होना चाहिए थियरम यूज कैसे होता है। ठीक है ना, आपके पास अगर वेपन्स ही ठीक नहीं है तो आप लड़ाई कैसे करोगे? हमें तो लड़ना है, लड़ने के लिए पहले तो आपके पास वेपन्स ठीक होने चाहिए ना। पता चला आपके काफी दूर एक बोल सकते हैं एनिमी खड़ा है, आपके पास एक बंदूक है और आपके पास चाकू है। ठीक है ना, तो आप बंदूक के बजाय आप चाकू फेंक के मार रहे हो उसको। ठीक है ना, तो आपको पता होना चाहिए कि मैं कौन सा हथियार यूज करने वाला हूँ क्वेश्चन को प्रूव करने के लिए। ठीक है ना, तो आपके पास हथियार एकदम प्रॉपरली आपको पता होना चाहिए कि हाँ यार ये मैं यूज करूंगा, ये मैं यूज करूंगा, ये यहाँ पे यूज करने वाला हूँ। ठीक है ना, और इससे ही पता चलता है। एक चीज बहुत ध्यान से समझना, आपको एक चीज मैं बता दूं, एक टीचर की जो मेंटालिटी होती है वो इस तरीके से डेवलप करती है बेस्ड ऑन आपने पेपर को अटेम्प्ट कैसे करा है। अगर यहीं पे आपने उसको दिखा दिया ना कि मेरे को नहीं आता है, मैंने गलत तरीके से थ्योरम को यूज कर लिया, ठीक है ना, मैंने उसको दिखा दिया कि हाँ यार मैं तो कोई भी साइड ट्राइंगल के लेके कोई भी इक्वल लिख देता हूँ, तो उसको ये पता चल गया कि इसको ट्राइंगल्स नहीं आता है। उसके बाद वो काफी रूथलेसली आपका पूरा पेपर चेक करेगा और आपको बिल्कुल मार्क्स नहीं मिलेगा। तो कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं रखना है जो कि फ्लॉ हो। ठीक है ना, अडेप्ट करते हैं चीजें, टीचर्स क्या करते हैं अडेप्ट करते हैं। वो जैसे देखते हैं आपके पेपर के अंदर कि यार इसने यहाँ पे मिस्टेक करी है, मतलब इसको ये कॉन्सेप्ट तो आता ही नहीं है। अगर इसको ये कॉन्सेप्ट नहीं आता तो इसके बेसिस पे जितने क्वेश्चन हमने पूछे इसको नहीं आते हैं। ठीक है, तो उस केसेस में आपको मार्क्स नहीं मिलेगा, तो ध्यान रखना। ओके, ये सब ब्लंडर्स नहीं करना, ये ब्लंडर्स है। टीचर जब भी देखेगा इसको तो आपकी इमेज उसके सामने काफी खराब हो जाती है और पूरा पेपर वो फिर इस तरीके से चेक करता है कि इसको चैप्टर नहीं आता है। ठीक है, तो इन सब चीजों का ध्यान रखना। अच्छा, अब इस क्वेश्चन के बारे में हम बात करते हैं, तो बच्चों ने कैसे अलग अलग तरीके से प्रूव किया है, लेट मी एक्सप्लेन यू। अगर मेरा ए डी ए ई के बराबर है तो उसके सामने वाला एक्स हो सकता है, ये भी एक्स हो सकता है, तो ये बचा हुआ 180 माइनस एक्स हो जाएगा और ये बचा हुआ 180 माइनस एक्स हो जाएगा। अब आप बोल सकते हो कि मेरा ट्राइंगल ए डी बी और ट्राइंगल ए ई सी में आई कैन से दैट ए डी इक्वल टू ए ई मुझे दिया हुआ है। नेक्स्ट, एंगल ऑफ ए डी बी इज इक्वल टू एंगल ऑफ ए ई सी मैंने इक्वल प्रूव किया है। दिस इज बाय 1 मैं बोल सकता हूँ, क्यों? ये मैंने प्रूव करा है। और कैसे प्रूव करा है?
ADAE के बराबर है, तो एंगल ADE इज इक्वल टू एंगल ऑफ AED होगा। इसका मतलब है 180 माइनस ADE इज इक्वल टू 180 माइनस एंगल AED होगा। इसका मतलब एंगल ऑफ ADB इज इक्वल टू एंगल ऑफ AEC होगा। अब फिर मैंने प्रूव कर लिया, इसको मैंने वन रिजल्ट बोल दिया और यूज कर लिया। नेक्स्ट मैं यूज कर सकता हूँ BD इज इक्वल टू EC। ओके, दिस इज वन मेथड ऑफ सेइंग। तो बाय ट्राइंगल मैं प्रूव कर सकता हूँ ADB कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ऑफ AEC बाय SAS क्राइटेरिया। ये एक मेथड है। दूसरा मेथड जो बच्चों ने इंप्लीमेंट किया है वो ये किया है कि उन्होंने ट्राइंगल जो कंसिडर किया वो ये वाला ट्राइंगल कंसिडर किया। देखो, ट्राइंगल ऑफ ABE एंड ट्राइंगल ऑफ ACD। ठीक है, अब ABE और ACD अगर मैं ट्राइंगल कंसिडर करता हूं तो इस चीज में उन्होंने क्या किया है प्रूफ करने के लिए, उन्होंने बोल दिया, ध्यान से देखना आप कौन सा ट्राइंगल मैं ले रहा हूं। एक मैंने येलो से लिखा है यहाँ पे, देखो ये और ये। इसमें अगर अब आप ऑब्जर्व करो, ठीक है, तो मैं देखो लिख रहा हूं, इसमें अगर आप ऑब्जर्व करो तो AE जो होगा वो AD के बराबर होगा। दूसरा मुझे पता है जो BD है वो EC के बराबर है, तो उसमें एक कॉमन चीज मैं ऐड कर देता हूँ DE दोनों में, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, BD प्लस DE जो होगा वो करस्पॉन्ड करेगा BE को, और EC प्लस DE जो होगा वो करस्पॉन्ड करेगा CD को। आई थिंक आप लोगों को दिख रहा है, काफी अच्छे से दिख रहा है। यस, नेक्स्ट जो चीज हम करने वाले हैं वो ये करने वाले हैं कि ट्राइंगल का एंगल AEB इज इक्वल टू एंगल ऑफ AEB इक्वल टू ADC। देख लो, और ये दोनों एंगल x के बराबर है, ये भी आपको गिवन है, तब आप ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट बोल सकते हो बाय SAS। आई थिंक दिस मच इज मोर देन इनफ। ठीक है ना, तो ये दो तरीके हैं जिनसे आप प्रूव कर सकते हो। मैंने दोनों मेथड आपको बता दिए हैं। और जिन बच्चों के मार्क्स 9 मार्क्स आए हैं या 11 मार्क्स आए हैं या 13 मार्क्स आए हैं, वो इसीलिए आए हैं कि आपके ट्राइंगल्स के क्वेश्चन गलत हो गए। तो एक बार इन क्वेश्चंस को वापस से सॉल्व करना है प्रॉपर तरीके से, ताकि आपका कभी एग्जामिनेशन में क्वेश्चन गलत ना हो। अब 8th क्वेश्चन जिनसे गलत हुआ है उनके लिए एक पॉइंट मैंने यहाँ पे मेंशन ऑलरेडी कर लिया है कि आपको आपकी क्लास के नोट्स को रिवाइज करना है, मतलब आपको वीडियोस एक बार फिर से देखना है। ये हमारा क्लासरूम क्वेश्चन है जो हमने ऑलरेडी किया हुआ था, ठीक है, और ये आपसे अगर गलत हो गया तो ये बहुत ही बुरी चीज है, आपको ये क्वेश्चन आना चाहिए था। क्वेश्चन में आपको एक्सप्लेन करता हूँ क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन में ये दिया हुआ है, ये एंगल बाइसेक्टर की तरह है, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की तरह है, ठीक है, ये वाला एंगल 65 डिग्रीज है, तो आपको बताना है ये वाला एंगल कितना होगा, ये 33 है। तो देखो मैं सारे एंगल बताता हूँ क्या क्या हो सकते हैं। अच्छा, और एक चीज बच्चों ने की है जो मैं भूल गया, ये वाले क्वेश्चन में, थर्ड वाले क्वेश्चन में बच्चों ने बहुत सारों ने बोला है कि सर ADB जो है ये एक्सटीरियर एंगल है। बेटा कभी भी कोई भी आप ऐसे एक्सटीरियर एंगल नहीं बता सकते हो, डायरेक्टली एक्सटीरियर एंगल नहीं बोल सकते। एक्सटीरियर एंगल ट्राइंगल का कौन सा होता है मैं बताऊं आपको, ये ट्राइंगल है, इसके लिए ये साइड को जब एक्सटेंड कर देंगे तो ये एंगल जो बचेगा एक्सटीरियर एंगल होगा। इसको जब एक्सटेंड करेंगे तो ये जो बचेगा एक्सटीरियर एंगल होगा। इसको जब एक्सटेंड करेंगे तो ये एक्सटीरियर होगा, इसको जब एक्सटेंड करेंगे तो ये एक्सटीरियर होगा, इसको एक्सटेंड करेंगे ये एक्सटीरियर, इसको एक्सटेंड करेंगे ये एक्सटीरियर। तो ये सारे एक्सटीरियर एंगल्स बन सकते हैं। ये वाला एक्सटीरियर कैसे बनेगा मुझे पता नहीं चल रहा है, कैसे आप एक्सटीरियर ले रहे हो, अपनी मर्जी से लाइन एक्सटेंड करी गई है और ये एंगल कैसे एक्सटीरियर बन गया। तो बच्चों ने बहुत सारों ने इनको एक्सटीरियर एंगल लिखा है, ऐसा नहीं होगा बेटा, ठीक है। अच्छा, वो मुझे याद आ गया। नेक्स्ट, अब क्वेश्चन में देखो क्या दिया हुआ है, आपने अगर ध्यान से समझो, आपको दिया हुआ है जो ये मेजरमेंट्स है P, Q, T, S और R दिया हुआ है। क्वेश्चन में बोला है PT परपेंडिकुलर है QR के, PS इज द एंगल बाइसेक्टर QPR का। तो अगर ये एंगल आपने X लिया है तो क्या आप ये वाला एंगल ढूंढ सकते हो? बिल्कुल ढूंढ सकते हो। एक 90 है तो इसको कंप्लीट करने के लिए तो 25 होना पड़ेगा, और ये भी ऑटोमेटिकली X + 25 हो जाएगा। ओके, अब आप एक चीज ये भी बोल सकते हो कि ये वाला जो मेरा एंगल होगा ये 90 - X होगा, क्यों, ये राइट एंगल ट्राइंगल है। तो आप बोल सकते हो कि ये वाला जो एंगल होगा ये एक्सटीरियर एंगल होगा, तो 90 - X इज इक्वल टू X + 25 + 33। आई थिंक तो यहाँ से आपके पास 2X इज इक्वल टू 90 - 25 + 33 आ जाएगा, विच मीन्स यहाँ से आप बता दोगे कि ये वाला एंगल कितना बन रहा है मेरा, सॉरी -33 है ये। ओके, तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा 65 - 33 विच इज 32, X आपका 16 डिग्रीज आ जाएगा। आई थिंक दिस वाज एन इजी क्वेश्चन। ओके, सबको समझ आ गया क्या किया हमने? तो पूरा हमने आपका ये चैप्टर का पेपर डिस्कस कर लिया है, ठीक है ना, पूरा का पूरा पेपर हमने डिस्कस कर लिया है।
एक बार मैं कुछ पॉइंट्स आपको बता दूं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर भी। कोऑर्डिनेट का पेपर भी सब बच्चों ने देख लिया है? यस, कोऑर्डिनेट का पेपर हम लोग Yes, डिस्कस कर sir. चुके हैं क्या, कोऑर्डिनेट वाला? हाँ Yes, सर, किया discuss था। नहीं हुआ है सर, आपने मिस्टेक्स बताई थी पेपर खोल कर। अच्छा ठीक है ना, तो कोऑर्डिनेट का अगर मैंने पूरा मिस्टेक्स आपको बता दिया है, इवन मैंने आपको वो ट्रायंगल वाला क्वेश्चन भी तो सॉल्व करके दिया था, मुझे याद है। हाँ सर, किया था। पेपर Yes, डिस्कस हो sir. गया, कोऑर्डिनेट पेपर इज बीन डिस्कस, कोऑर्डिनेट का पेपर डिस्कस हो चुका है, उसको हम डिस्कस फिर से नहीं कर रहे हैं। तो आई थिंक दोनों पेपर हमने आपके डिस्कस कर लिए हैं। बी प्रिपेयर्ड Yes, फॉर sir. वन मोर सब्जेक्टिव टेस्ट बेस्ड ऑन ट्रायंगल्स, ठीक है ना। ट्रायंगल के ऊपर एक और सब्जेक्टिव टेस्ट होगा आपका, और हेरॉन्स फार्मूला भी हम लोग एक टेस्ट कंडक्ट करेंगे, तो प्रॉब्ली इन अ वीक, ठीक है। Sir, सर ये वीक में होगा ट्रायंगल्स का?